प्लीज़ चैनल को लाज़मी सपोर्ट किया कीजिए। जब तुमने पहली बार अपनी खमदार तीखी शरबती आँखों से मुझे देखा था तब तुम आँखों को बहुत भली लगी थी। तुम्हारी कातिलाना निगाहों का जादू देखकर मैं पहली मुलाकात में ही घायल हो गया था। मगर मोहब्बत तुमसे तब हुई थी जब तुमने अपने इन खूबसूरत हाथों का थप्पड़ बनाकर मेरे मुँह पर मारा था। वो हैरान हुई कि थप्पड़ खाकर भी किसी को मोहब्बत होती है क्या? इमली वो उसका हाथ थामकर उसके बेपनाह नज़दीक हुआ। मुझे यकीन था कि तुम कहीं न कहीं, कभी न कभी मुझे ज़रूर मिलोगी और आज़ाद के इतने भयानक रूप देखकर भी मुझे यकीन था कि मेरी ज़िंदगी में एक औरत ज़रूर ऐसी आएगी कि जिसका वजूद मेरे लिए बाइस राहत होगा। जब भी तुम्हारा ख्याल आता था तो यही ख्याल होता कि उसको ढूँढो। वो आज फिर किसी ज़ालिम देवता की तरह उसके सामने तन कर खड़ा उसको अपने शहर में कैद कर रहा था। आज न जाने क्यों हुर्मत के दिल में डर की बजाय इत्मीनान और कराहियत की बजाय खफगी फैली हुई थी। आज वो उसे इज़्ज़त का लुटेरा नहीं बल्कि अपनी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ लग रहा था। मेहरान से उसको वो बचाकर वो उसके बाद निकाह करके उसने ये साबित कर दिया था कि वो कम से कम हुर्मत के साथ कोई खेल नहीं खेल रहा था। मगर फिर भी उसका दिल उससे खुदा खार खाए हुए था। वो अपने दिमाग में फैलती उसके लिए बदगुमानी के हाथों उससे नफ़रत करने पर मजबूर थी। और फिर मैंने तुमको ढूँढ लिया, तुम्हारे साथ निकाह करके तुमको अपना बना लिया है। बस अब तुम्हें तो दरियाफ़त करना बाकी है, जो मैं जल्द कर लूँगा तुम्हारी मर्ज़ी से, तुम्हारी ख़्वाहिश से। वो किसी ट्रांस किसी कैफ़ियत में उसके गाल पर उँगली से मस कर रहा था। आज ये उँगली हुर्मत को किसी रेंगते हुए सांप जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि आज ये लम्स उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रहा था कि अब हुर्मत का भी इस दुनिया में सबसे करीबी रिश्ता मौजूद है। वो कहीं भी अकेली नहीं रही, वो उसका शौहर, उसका मुहाफ़िज़ बन चुका था। ये ख्वाबों जैसा फ़ार्म हाउस उसका हो गया था। तुम्हें पता है इमली, जो मद बहका हुआ होता है ना, उसके आस-पास, उसके इर्द-गिर्द दहशत का सा समा होता है। वहशतें उसको बेताब किए रखती हैं। वो बिन पानी मछली की तरह तड़पता हुआ एक वफ़ापरस्त औरत को ढूँढता है और जिसको मिल जाती है ना, वो खुशनसीब होता है। जस्ट लाइक मी, तुम मेरी मोहब्बत की शिद्दत, मेरी अपने लिए दीवानगी का अंदाज़ा नहीं लगा सकती। तुम मेरे प्यार को मापने के लिए कोई पैमाना याद नहीं कर सकती। इवन तुम प्लैनीमीटर भी ले आओ तो भी इस मोहब्बत की गहराई को नहीं नाप सकती। तुम क्या जानोगे तुम मेरे लिए क्या थी, क्या हो और क्या रहोगी? किसी बदबू धागे की सख्त तरीन कांड की तरह तुम मेरे दिल को जकड़ चुकी हो। डू यू नो? उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में कैद करके उसके नज़दीक हुआ और हुर्मत को लगा था कि वो मुकम्मल तौर पर उसके हिसार में गई हुई है। वो उसको परे करना चाहती थी, उसको झटकना चाहती थी, उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करना चाहती थी, मगर वो बेबसी के एहसास में मुबतला खामोशी से उसको देखती जा रही थी। और औरत का पता मालूम करते-करते मैं तुम्हारी मोहब्बत में लापता हो गया हूँ। तुम्हारी तलाश में मैं कहाँ-कहाँ नहीं भटका, किस-किस का दिल नहीं तोड़ा। मैं अपने टूटे हुए दिल के हज़ारों टुकड़ों को हज़ारों दिलों में पस्त कर चुका हूँ। एंड नाउ आई विश तुम मुझे सुधार दोगी, संभाल लोगे, क्योंकि तुम अच्छे से जानती होगे किसी की आस पे रहना, किसी की आस पे जीना किस कदर मुश्किल है। और मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी पूरी लाइफ़ इसी आस पे गुज़ारी है कि जो ऊपर बैठा है, उसने हाथ से ऊपर इशारा किया, जबकि हुर्मत सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके चेहरे के तार-चढ़ाव को देख रही थी। वो एक औरत तो मेरे नसीब में हयादार लिख देगा, एक औरत को तो सिर्फ़ मेरे लिए बनाएगा। और मैं तुम्हें देखकर, तुमसे मिलकर मेरी तलाश खत्म हो गई थी इमली। वो आहिस्ता से उसका हाथ छोड़ता परे होने लगा। तुम्हें देखा तो ऊपर वाले का मौज़ा नज़र आ गया था। एंड आई एम श्योर तुम मेरी अपनी मोहब्बत से मेरे खाली से कच्ची-कच्ची दिल को जोड़ दोगी। बहुत इडियट हूँ मैं, तुम एबडी बना दोगी। वो मुस्कुराया था या फिर आँखें ही धोखा खाया था? तुम सब कर लोगी इमली, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, यू कैन डू इट। वो बावर करवाता वहाँ से चला गया और हुर्मत बेहिस हरकत बस उसकी पुश्त को देखती जा रही थी। वो शख्स वाक़ई में लफ्ज़ों का खिलाड़ी था, अगले बंदे को मेस्मराइज़ करने और दिल जीतने का फ़न बखूबी जानता था। ऑफ़िस के अंदर पुरसुकून माहौल था, लेकिन फाइलों की गड़बड़ और फ़ोन कॉल्स के मुसलसल शोर ने कारोबारी दिन के हलचल ज़्यादा होने को वाज़ह कर दिया था। ऐसे में राफ़ी अपनी कुर्सी पर बैठा गहरी सोच में गुम था। उसकी मेज़ पर मुख्तलिफ फाइलें मैगज़ीन फैली हुई थीं और वो गौर-व-फ़िक्र कर रहा था कि कौन-सा फ़ैसला उसके बिज़नेस फ़वाइद के लिए बेहतरीन साबित होगा। इसी नसरा में रामेश दरवाज़ा नॉक करके कमरे में दाखिल हुआ। मिस्टर राफ़ी, आपने जिस बिज़नेस डील की तफ़सीलात माँगी थी वो मैं ले आया हूँ। ये वही डील है जिस पर हम काफ़ी दिनों से गौर कर रहे थे। उसकी इत्तला पर राफ़ी ने उससे फाइल पकड़कर देखी। क्या तुमने इस डील की तमाम तफ़सीलात का जायज़ा लिया है? मुझे इसके बारे में मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए। रामेश लब काटता भौहें केट गया। सर फारस, उनकी रिसेप्शन होने वाली है, वो कुछ दिन तक ऑफिस नहीं आएंगे, उनकी जगह मैं हूँगा। राफ़ी की बात ने रामेश को काफ़ी हद तक हैरान किया। इतनी अचानक शादी और मीडिया, इट्स सीक्रेट फॉर फ्यू डेज़, डोंट वरी, जल्द रिवील कर देंगे। वो फिर बात काटता फाइल को गौर से देख रहा था। हम क्या बात कर रहे थे? वो उसे खामोश खाकर पूछने लगा, जबकि रामेश उसको बताने में नागवारी महसूस करने लगा। मैंने तफसीली जायजा लिया है, ये डील हमें फौरी मुनाफा फराहम कर सकती है, लेकिन इसके साथ कुछ खतरात भी जुड़े हुए हैं, खासतौर पर ज्वाइंट वेंचर के शराकत दारों के साथ तवील मुद्दती तल्लुकात पर असर पड़ सकता है। राफ़ी उसके लहजे को नोट करता लब भींच गया। उसे ये लड़का पहले दिन से मशकूक लग रहा था, मगर वो अब तक फारस की वजह से खामोश था। हाँ, यही बात मुझे भी परेशान कर रही है। हमने उस बिज़नेस में सालों से एक खास मुकाम बनाया है और मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी फैसला जल्दबाजी में करें। क्या तुमने मुतबादल ऑप्शन पर गौर किया? उसका अंदाज चैलेंज देता था। रामेश कोट ठीक करके उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठा और राफ़ी सुलग कर रह गया। मैंने 2 मज़ीद ऑप्शंस पर तहकीक की है। एक दूसरी कंपनी के साथ भी कन्वर्सेशन जारी है, जो कि हमारे मौजूदा बिजनेस प्रिंसिपल्स के ज़्यादा करीब है। अगरचे उससे मुनाफा कम होगा, लेकिन हमारे तल्लुकात और साख को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो पुरतमाद था। मुकाबले ने गहरी सांस ली और कुर्सी से टेक लगाकर सर दबाने लगा। फारस हमदानी जैसे हाई क्लास बिजनेसमैन, जिसके सैकड़ों दुश्मन भी थे, उसका सेक्रेटरी होना काफ़ी मुश्किल तरीन था और राफ़ी 5 साल से इस मुश्किल काम में फंसा हुआ था। ठीक है, हम इस पर मजीद गौर करेंगे। मैं कल फारस सर के फार्म हाउस जाना है, उनसे मिलने तो उनसे बात करके फिर कोई हतमी फैसला करेंगे। मुस्बत जवाब देता फाइल मेज़ पर रख गया। आई थिंक मुझे भी आपके साथ जाना चाहिए। रामेश फौरी दिमाग दौड़ाने लगा। नो प्रॉब्लम, मैं देख लूंगा।
हैं कि राफे की लिफ्ट ना करवाने पर रामेश का दिल उसका मुंह तोड़ने को किया, मगर वो फकत घूर ही सका। डोंट वरी, एक दिन तुम्हारी जगह मैं हूँगा, वो दिल में आए ख्याल पर तंजन मुस्कुराता उठ खड़ा हुआ। राफे बुरी तरह काम में मसरूफ था, क्योंकि मैं भूला नहीं हूँ वो सब जो मेरे और मेरी फैमिली के साथ हुआ। मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं, मैं आपका इंतजाम जरूर लूंगा भाई। वो अपनी सीट पर बैठता भीगी पलकों से खुद कलामी कर रहा था और आंखों ने जहन की गर्दश को देखते हुए माजी की लहरों में जाना शुरू कर दिया, जहाँ एक तारीख और सर्द सी रात थी। घर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो जो अपने भाई की गैर मौजूदगी से पहले ही परेशान था, दरवाजे की तरफ बढ़ा और धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक बड़ा भारी सा नफीस डिब्बा रखा हुआ था। उसकी पेशानी पर तशवीश की लकीरें मुदार हुई, मगर उसने कुछ तौकफ के बाद डब्बा उठा लिया और अंदर ले आया। डब्बा बिल्कुल सादा था, ना कोई तहरीर ना कोई निशान। घर के अंदर खामोशी थी, सिवाय उसकी वालदा के हल्के हल्के रोने के, जो अपने शौहर के बाद अपनी पूरी दुनिया अपने बेटे को समझे बैठी थी, जिसकी गुमशुदगी को 2 हफ्ते हो चुके थे। किसी को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जिनके पास वो काम करता था वो भी उसके लिए कोई कदम नहीं उठा रहे थे, जो ज्यादा तकलीफदा था। वो हर लम्हा उम्मीद और खौफ के दरमियान झूल रहे थे। उसने डिब्बा खोला तो एक अजीब सी बदबू फैल गई। अंदर का मंजर देखकर वो पत्थर की तरह जामद हो गया। डिब्बे में गोश्त के टुकड़े थे और साथ ही खून से लतड़ा हुआ एक कागज था, जिस पर एक पैगाम लिखा था, ये उसकी कीमत है जो हमसे टकराने की हिम्मत करता है। उसके हाथ पांव कांपने लगे, जबकि उसकी वालदा भी करीब आ गई और जब उन्होंने डिब्बी के अंदर देखा तो एक चीख उनके गले में ही दब गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे जमीन पर तेवरा कर गिर पड़ी। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई और आंसू चेहरे पर बहने लगे, जबकि वो फौरी अपनी माँ के करीब बैठे उनके हाथ को पकड़कर सहलाते हुए हल्का सा रोने लगा। हालांकि खुद का चेहरा जर्द हो चुका था, उसकी आंखें नम थी और उसके हाथ मुसलसल कांप रहे थे। वो दोनों समझ गए थे कि ये उनके फाहिम के जिस्म के टुकड़े हैं। उनके दिल में बेबसी, गुस्सा और दुख का समुद्र उबल रहा था। उनकी जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था, वो बस चुपचाप आंसू बहा रहे थे। मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? वो उसे परे करके रेंगती हुई आगे बढ़ी और फिर आस्ता से जमीन पर बैठकर डिब्बे से टुकड़ों को निकालकर सीने से लगाए रोने लगी। ये मंजर इतना खौफनाक और दिल दहला देने वाला था कि एक माँ अपने जिगर गोशे का गोश्त सीने से लगाए धाड़े मार मार रो रही थी। एक छोटा भाई अपने बाप जैसे बड़े भाई के जिस्म के टुकड़े गिन रहा था कि कहीं कोई कम तो नहीं। वो यतीम लड़का एक बार फिर यतीम हो गया और वो बेवा माँ एक बार फिर से बेसहारा हो गई। मेरा फाहिम रामेश, मेरा फाहिम तो बहुत नेक और अच्छा था ना, तो इसके साथ ये क्यों हुआ? रामेश मेरा बच्चा, मैं कितनी तकलीफों से मुश्किलों से गुजरकर इतने प्यार से इसको पाला था। ये अल्लाह, ये क्या, ये किसने मेरे गोद उजाड़ती? रामेश मेरे लगते जिगर को इतनी बेदर्दी से मार डाला। हाय माँ कुर्बान, मेरा सहारा छीन कर किसको क्या मिला? रामेश जब उसको धक्का देती कोई जहनी में रज़ा ही लग रही थी, या शायद वो बन गई थी। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, मगर अपनी औलाद के टुकड़ों को देखकर दिल के टुकड़े नहीं संभाल सकती थी। जिज्जा जहर लेकर आ, हम अपने फाहिम के साथ ही मर जाएंगे। हाय हाय मेरा बच्चा, माँ कुर्बान को इतना बेदर्द कैसे हो गया? मेरे बच्चे की लाश तक को ना छोड़ा। अल्लाह, मैं तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है? मेरा मासूम नेक बच्चा तो तेरी राह में निकला था, इसको ऐसी मौत क्यों दी? वो टुकड़े जमीन पर रखे दाने मार मार रोती, खुद को भी पीटने लगी। जबकि 20 साल रामेश हिचकियों से रोता, अपनी माँ को रोकने की ताकत खुद में नापायद पा रहा था। मैं मना किया था इसे, उनके लहजे में इश्ताल आया। कहा था मत मदद कर इन जालिमों की, ये तुझे बन जाकर भाग जाएंगे। इस मुल्क में तुझे तुझ जैसे नहीं मिलने, मगर इसने मेरी बात नहीं मानी। अब खुश है माँ को इस हालत में देखकर? तुझे क्या मिला फाहिम? तुझे इन घटिया ऑफिसर्स की मदद करके क्या मिला? वो अपना सर उसके सर के पास जमीन पर मारती खुद को जख्मी करने लगी और रामेश रोता हुआ उनको थामने बढ़ा। मम्मा, वो कर लाया, तुझे क्या मिला मेरे लाल? वो चीख रही थी। आसपास के घरों के लोग छत से ये मंजर देखते मुंह पर हाथ रखे हुए थे। जन्नत मिल गई उसे माँ। रामेश ने हौसला देना चाहा, जबकि वो गुस्से से उसको परे धक्का दे गई, जिसके पैरों तले जन्नत उसको दबा करके वो जन्नत लेने चला गया। मम्मा की सारी दुनिया ने यहाँ अंधेर कर दी और वो जन्नत, हाँ जन्नत में, हाँ मेरा बेटा जन्नत में है। वो अपने बाल नोचती, सर पटकती, कभी हंसने तो कभी रोने लगी। माँ, रामेश बेबना फिक्रमंद उनकी तरफ बढ़ा। बाप के बाद भाई और भाई के बाद माँ को खोने का हौसला उसमें न था। माँ उनकी बिगड़ती हालत से घबराता चीखा, जबकि पड़ोस में उसके 2 दोस्त फौरी उसकी मदद को भागते आए और उसकी माँ को संभालने लगे, जो चीखती खुद को नोचने के साथ पागलों जैसे हरकतें करना शुरू हो गई थी। शायद वो हकीकतन अपने हवास खो बैठी थी। जमीन पर बिखरे हुए फार्म के खून आलूद टुकड़े अपनी बेबसी पर मातम को नाते। इस रात की तरीकी में उस खानदान की जिंदगी भी तरीकी में डूब गई थी। उनके प्यारे का नामो निशान मिटा दिया गया था। दुनिया से एक नेक इंसान का खात्मा कर दिया गया था और जो कुछ रामेश के पास बचा था वो सिर्फ दर्द, गम और एक डिब्बा था जिसमें उसके भाई के जिस्म के टुकड़े थे। वो ख्यालों की दुनिया से वापस आया तो उसके सामने मेज पर आंसुओं के अनगिनत कितरे पड़े हुए थे। शायद वो हिचकियों के साथ बेपनाह रो रहा था, क्योंकि वो वाकया उसके लिए एक जिंदा ख्वाब बन गया था जो शायद कभी ना खत्म हो। एक जुल्म, एक गैर इंसानी फेल, बेहिसन सिस्टम की नाहली और किस्म की सितम ज़रीफी जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। इसके आसपास खड़े पुलिस वाले उसको गुस्से से घूर रहे थे, जो कि गुरूर तो कब्र का मुजाहरा करता, उनको मुसलसल मुंह काट कर देखता, फिर सर झुका लेता था। वो कई बार उसको पूछ चुके थे कि वो अपने घर का बताए ताकि उसके वालिदैन को कॉल करके उसकी करतूतें बताई जाए, मगर वो किसी कीमत पर उनको अपने बाप का नाम नहीं बता रहा था। वो नहीं चाहता था कि किसी का एहसान ले, चाहे उसके बाप का ही क्यों ना हो। तो तुम नहीं बताओगे, हमें मजबूर कर रहे होगे, तुम्हारी तबीयत सेट की जाए। एक गुस्से से उसका गिरबान पकड़कर झिका था। वो बेहिस हरकत आंखें उल्टाकर बेजार शक्ल बना गया। उसकी शक्ल पर साफ अल्फाज में लिखा था कि जाओ जो मर्जी कर लो, नहीं बताने वाला। जिसको देखकर पुलिस वालों को मजीद गुस्सा आया। वो बेदर पे उसके मुंह पर मुक्के मारता, उसका चेहरा खून से भरने लगा, मगर वो भी साबित कर रहा था कि वो डीट था। बेगैरत, गंदी औलाद, हरामजादे। एक तो वहां गनाह के अड्डे पर मजे लेकर रहा था, ऊपर से अपनी उम्र देख बुरी तरह दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई और तुझको गलत काम करने की पड़ गई। तेरे माँ बाप का तो पता नहीं चल ही जाएगा कि
किसकी तो गंदी बिगड़ी हुई लाद है। पुलिस वाला चीखा मगर मुंह से खुद निकलते खून को अंगूठे से साफ करके मुस्कुराया। देख तो सही ये हमारा कैसा मजाक बना रहा है। इंस्पेक्टर ने गुस्से से बेकाबू होते हाथ में पकड़ी छड़ी उसकी कमर पर मारी। उनको कोठे से बहुत से लोग मिले थे मगर उन सबने हार तस्लीम करके उनको अपना अपना पता दे दिया था। मैं कुछ पर तो बच्चा भी कट चुका था मगर जो वहाँ था जो कि उनको कुछ नहीं बता रहा था और उसके साथ वालों का कहना था कि वो बहुत बड़े अमीर घराने से है। यही वजह थी कि उस पर अभी तक पर्चा नहीं कटा था। अलबत्ता उससे पूछताछ की जा रही थी जिसका अभी उस पर बराबर असर नहीं हो रहा था। उसका एटीट्यूड पुलिस वालों को गुस्सा दिला रहा था जिसके पेश नजर वो उसका हाथ उठा चुके थे। उसके बदन के काफी हिस्से जख्मी होकर नील ज्यादा हो गए थे। मुंह और सर से खून भी बह रहा था मगर उसको किसी भी मार या अल्फाज का असर नहीं हो रहा था। सर मुझे तो लगता है ये कोई हराम की लाद है, इसको अपने बाप का मालूम नहीं इसलिए कुछ बोल नहीं रहा। सब इंस्पेक्टर ने अपने ऑफिसर को झंझला कर कहा और ये लम्हा था जब उसके दिमाग में हराम की लाद वाली गाली लगी थी। उसको लगा उसका दिमाग गुम गया और वो अपना सारा गुस्सा इर्द गिर्द भटकते हुए वजूद के साथ उसको आपके बार इंस्पेक्टर पर उतारने लगा। दिमाग के नहा खानों में वो नजर आने लगे जब शराब के नशे में धड़धड़ लड़खड़ाई हुई गालियां देती मारती हुई चीख कर उसकी तरफ इशारे करती हुई अलगर्ज पैडल के निशानों को खुद पर अभी तक बरसता महसूस करके वो हर चीज बुला बैठा था। मैं तुम्हें अपने बाप का बताऊं? हाँ मैं हराम की लाद हूं मगर मुझे मालूम है मेरा बाप कौन, मेरी माँ कौन। तुझे भी बताऊं क्या तेरा बाप कौन है? वो चीखा जबकि पुलिस वाले उस पर टूट पड़े। तुझे थे बाहर खड़े भी अंदर आकर उसको बेतहाशा मारने लगे। 10 मिनट में ही वो उसको बुरे तरीके से बेहाल से बेहाल कर गए थे। वो कहीं से भी पहले वाला कुछ शक्ल लड़का नहीं लग रहा था जिसका हर रुजू बेतहाशा दर्द का शिकार जख्मों से चूर था। फर्श उसके खून से बता हुआ तमाम पुलिस वालों को परेशान कर गया। उनको लगा कि वो मर जाएगा क्योंकि जमीन पर ऊंधे मुंह लेटा वो पूरा का पूरा खून से भरा हुआ था। उसकी जिंदगी नवी सिर्फ उसकी आंखें दे रही थी जिनमें से अभी भी गुस्सा और कोले खा रही थी। सर डीएसपी साहब आए हैं। हवालदार ने अंदर आकर ऑफिसर को तला दी तो बस सर आ गया। ठीक है मैं आता हूँ। वो जाने लगा कि उसी वक्त डीएसपी कुछ पुलिस वालों के साथ अंदर आ गए। ड्यूटी हो रही है वो मुस्कुराई क्योंकि वो काफी अच्छी तबीयत के हामिल नेक-दिल शख्स थे। अपने से निचले तबके के साथ हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात रखते थे। जी सर आए बैठे यहाँ पर। वो अपने साथियों को उठाकर ले जाने का इशारा करता डीएसपी को अपनी सीट पर बैठाने लगा जिसने सस्ती सी नजर उस पर डाली और फिर उछलकर सीट से उठा। ये तुम जानते भी हो ये कौन हो? वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ेगी जो कि इतनी चोटों के बावजूद उनको झटकर खड़ा हो रहा था। आंखें बंद होने लगी मगर वो हिम्मत खाता खुद को बेहोश होने से बचाने लगा। नो सर हम इससे यही पूछ रहे। शट अप। वो चीखते उसको अपने साथ लगाते उठाने लगे। सिपाही उनकी मदद करने आ गया है जबकि वह तंज मुस्कुराहट से इंस्पेक्टर को देख रहा था जैसे यूं कह रहा हो कि तुम मुझे जल्द जान जाओगे। दूसरी तरफ जिसने उसको मारा था सबका परेशान होना बनता था। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट लाजमी किया कीजिए। इतनी मुश्किल से वीडियो बनाई जाती है इसलिए प्लीज़, अब तो मैंने एपिसोड को भी लॉन्ग कर दिया है तो इसलिए प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत